ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिया की बात सुनते ही क्रिस रियर व्यू मिरर से पीछे बैठी रिया को देखने लगा। रिया की बातों से क्रिस को ऐसा लगा कि रिया चैंपियन रेसर कार्तिक को पहले से जानती थी। रिया को अपने सर के पीछे दोनों हाथ रखकर बैठे देख एक बार के लिए क्रिस को ऐसा लगा कि रिया जैसे बच्चे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काफी बार झूठ बोल देते हैं कि वह किसी बड़े स्पोर्ट्समैन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रियर व्यू मिरर से देख रहे क्रिस की आंखों में रिया के लिए एक सवाल था जो रिया ने क्रिस के बिना बोले ही समझ लिया था। क्रिस रिया से पूछना चाहता था, क्या तुम सचमुच रेसिंग चैंपियन कार्तिक को जानती हो? रिया ने अपने सर के पीछे से हाथ हटाते हुए अपना मुंह ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट के बीच में लिया और अपने मामा के कानों में कहने लगी, क्रिस मामा, वह जो चैंपियन रेसर कार्तिक है ना, वह तो मेरे। इससे पहले कि रिया आगे कुछ कहे, अनिका ने रिया को बीच में टोकते हुए कहा, बस करो रिया, मामा को कार चलाने दो। बीच बीच में उन्हें डिस्टर्ब करोगी तो कहीं उनका स्टीयरिंग पर से कंट्रोल हट जाएगा तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। रिया अनिका का इशारा समझ गई थी कि उसे कार्तिक वाली बात आगे नहीं करनी है, इसलिए रिया चुपचाप पीछे जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। क्रिस अच्छी तरह जानता था कि अनिका उसकी ड्राइविंग का मजाक उड़ाते हुए उसे टोंट मार रही थी, मगर क्रिस ने अनिका की ऐसी बातों को रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि उसका रिया और अनिका से बस इस मीटिंग के खत्म होने तक का ही साथ था। उसके बाद फिर से क्रिस अपनी दुनिया में बिजी हो जाएगा और अनिका अपनी दुनिया में। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल मल्होत्रा हाउस से 15 मिनट की दूरी पर था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद कार सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर पहुंची। स्कूल के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कार को रोक लिया। कार का शीशा नीचा करके क्रिस ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, वी हैव एन इंटरव्यू। सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म किसी छोटे देश के मेजर जनरल से कम नहीं लग रहा था। टॉल मस्कुरल बड्डी वाला यह सिक्योरिटी गार्ड भारी और कड़क आवाज में क्रिस से कहने लगा, सॉरी, यू कैन नॉट गो इन। आपको स्कूल के अंदर यहाँ से पैदल ही जाना होगा। यू कैन पार्क योर कार ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। सिक्योरिटी गार्ड के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए क्रिस ने गाड़ी स्कूल के गेट के अपोजिट साइड रोड पर ही पार्क कर दी। अनिका ने गाड़ी से उतरकर स्कूल की बिल्डिंग को देखा। बाहर से स्कूल की बिल्डिंग किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रही थी। आलीशान आर्किटेक्चर, एक बड़ा सा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड में लगभग हर तरह के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। स्कूल के बाहर का प्रीमाइज इतना हाइजीनिक और साफ सुथरा था कि बाहर से अंदाजा लगाया जा सकता था कि स्कूल के अंदर किस तरह की हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे होंगे। जैसे ही अनिका रिया और क्रिस के साथ स्कूल के गेट की ओर बढ़ने लगी, उसने देखा सिक्योरिटी गार्ड एक बड़ी सी इम्पोर्टेड गाड़ी को स्कूल के गेट के अंदर जाने की इजाजत दे रहा था। यह देखते हुए क्रिस के ईगो को एक बहुत गहरी चोट लगी थी। वह जानता था कि इस स्कूल में गाड़ी से इंसान की हैसियत को नापी जाती थी। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी कार को अंदर जाने से साफ मना कर दिया था, जैसे ही उसने एक महंगी गाड़ी देखी, उसने उस गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत दे दी। और इसी रीजन की वजह से क्रिस चाहता था कि वो अनिका और रिया के साथ अपनी इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स कार में आए। नाराज क्रिस ने अनिका को गुस्से से देखा और कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी गाड़ी में चलते हैं। तुम्हारी जीत की वजह से हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड ने ये किया है। अनिका और रिया स्कूल को देखकर इतने खुश हो गए थे कि क्रिस की बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। स्कूल गेट में एंटर होते ही जब अनिका ने स्कूल प्रीमाइज और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तब उसे वाकई में अंजलि मामी की बात सच लगने लगी थी। इस स्कूल में ट्रेन हुए बच्चे सचमुच आगे चलकर बहुत कुछ सीख सकते थे और जिंदगी जीने का इन बच्चों में बाकी बच्चों से एक अलग ही एक्सपीरियंस डेवलप होता होगा। क्रिस के जूतों की टॉक टॉक पूरे स्कूल प्रीमाइजेज में सुनाई दे रही थी। क्रिस ने धीमी आवाज में अनिका के कान में कहा, यह मत सोचो कि अगर किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता तो उस बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। हमारे देश और दुनिया में कहीं ऐसे महान लोग हैं जिनकी एजुकेशन इस स्कूल से नहीं हुई, न ही इस जैसी किसी स्कूल से हुई है, मगर वह लोग महान बने हैं। इस स्कूल में जो बच्चे आते हैं, वह जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, उनके साथ रहकर कभी कभी बच्चों को इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है।
यह भी हो सकता है यह बच्चा अपने आप को इनके साथ कंफर्टेबल महसूस न करे, और तुम्हारी बेटी के केस में ऐसा होना पॉसिबल है, यह तुम जानती हो। इस बात पर अनिका ने उसे एक तेज लुक दी। फिर रिया का हाथ पकड़कर अनिका स्कूल बिल्डिंग की ऑफिस की ओर चलने लगी। आगे चलते हुए अनिका ने क्रिस से कहा, मुझे यह स्कूल अच्छी लगी। अनिका जिस तरह स्कूल को देख रही थी, उसने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह रिया को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। क्रिस ने सोचा कि उसके बार बार टोकने के बावजूद अगर अनिका अपना इरादा नहीं बदलना चाहती तो अब उसे आगे कुछ नहीं बोलना चाहिए। फिर उसको यह भी पता था कि इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिलने का यह मतलब नहीं था कि उसे एडमिशन मिल जाएगा। बस क्रिस इस बात से बहुत डर रहा था कि कहीं इंटरव्यू में स्कूल मैनेजमेंट के सामने उनकी बेइज्जती ना हो जाए। अपने शब्दों को अपने मुंह में ही दबाकर क्रिस चुपचाप अनिका और रिया के पीछे चलने लगा। स्टाफ मैनेजमेंट, बाकी एमिनिटीज देखकर अनिका को इतना पता चल गया था कि अगर रिया को कोई स्कूल सूट होगी तो बस यही स्कूल होगी। रिया का IQ बहुत ज्यादा था, मगर वह बहुत ही चंचल थी। किसी एक चीज पर उसका ध्यान टिका नहीं रहता था। इसलिए अनिका चाहती थी कि उसका एडमिशन ऐसे किसी स्कूल में हो जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने की आजादी के साथ साथ वक्त की कदर करना भी सिखाए। जब से अनिका और रिया बेंगलुरु से दिल्ली आए थे, रिया ने अपना काफी टाइम मोबाइल गेमिंग में बिताना शुरू कर दिया था। रिया की शरारतें जैसे बेंगलुरु में थी वैसी ही दिल्ली में भी थी, मगर उसकी पढ़ाई में जरूर एक बहुत बड़ी ब्रेक लग चुकी थी। प्रिंसिपल केबिन के बाहर वेटिंग लाउंज में बैठकर अनिका ने मोबाइल पर खेल रही रिया को देखा। अनिका धीरे से उसके हाथ से मोबाइल लेकर कहने लगी, देखो रिया, अगर इस स्कूल में तुम 3 महीने बिताती हो बिना किसी को यह बताए कि तुम कौन हो और किस खानदान से बिलोंग करती हो, तो 3 महीने बाद मैं तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट बिना किसी शर्त की मानूंगी। ये सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो गई। उसकी मम्मा ने उसे बहुत बड़ी प्रॉमिस की थी। रिया के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो अपनी शर्त पूरी करके मम्मा से कह देगी कि वो क्या चाहती है। वो रोहित, आर्यन और अनिका के साथ रहना चाहती थी। मनाली में जब आर्यन और रिया दोनों एक ही होटल में आमने सामने रहते थे तो अदला बदली करने में उन्हें काफी आसानी होती थी। मगर जब से वो दिल्ली आए थे, रिया न तो अपने भाई आर्यन और न ही अपने पापा रोहित के साथ रह सकती थी। रिया ने अनिका की बात मान ली और अनिका को फिर से याद दिला दिया, मम्मा देखो, अपनी प्रॉमिस याद रखना, मैं जो रिक्वेस्ट करूंगी वो देना होगा। रिया और अनिका की बातें सुनकर क्रिस को अपनी कजिन और उसकी बेटी पर मन ही मन हंसी आने लगी। क्रिस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका किस गलतफहमी में जी रही थी। यहाँ उसे इस बात का डर लग रहा था कि नन्ही रिया यहाँ के बड़े बड़े खानदान के बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी, और वहाँ अनिका रिया को समझा रही थी कि वह अपने खानदान की और अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील न करे। क्रिस को यह भी पता था कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी आते थे जिनके माँ बाप देश और दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर चुके थे, और ना ही अनिका की कोई ऐसी पहचान थी और ना ही मल्होत्रा फार्मेसी और मल्होत्रा खानदान इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन पर था जिससे बाकी के खानदान को रिया से किसी भी तरह की जलन होगी। मन ही मन क्रिस ने यह भी सोच लिया था कि आखिर अनिका अपने आप को और रिया को समझती क्या है। ना ही वह कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी और ना ही रिया मारवा या गुलेरिया खानदान की बच्ची थी। थोड़ी देर वेटिंग लाउंज में बैठने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक आदमी ब्लैक सूट पहनकर बाहर आया और रिया गुलेरिया के नाम की फाइल अनिका के हाथ में पकड़ाकर उसने अनिका और क्रिस से कहा, आप लोग अंदर जा सकते हैं, प्रिंसिपल साहब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर उस आदमी ने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ऑल द बेस्ट लिटिल गर्ल। जैसे ही अनिका प्रिंसिपल केबिन का दरवाजा खोलकर जाने लगी, क्रिस अपने बाल ठीक करके अपना गला खराशने लगा। दरअसल क्रिस के साथ इस स्कूल के इंटरव्यू की बहुत बुरी यादें जुड़ी थी। बचपन में जब अंजलि मामी और किशन मामा ने क्रिस और श्वेता का एडमिशन स्कूल में कराना चाहा था, तब उसे और श्वेता को इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जिससे उनका मोरल पूरी तरह से टूट गया था। कुछ दिनों तक क्रिस को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र के बच्चों से उसकी दिमागी हालत काफी कमजोर थी। काफी दिनों तक क्रिस इस डिप्रेशन से बाहर निकल नहीं पाया था। प्रिंसिपल के ठीक सामने रिया, अनिका और क्रिस बैठ गए। रिया ठीक बीच वाली चेयर पर जाकर बैठ गई और उसके मामा और उसकी माँ उसके अगल बगल में बैठ गए। हर सेकंड के साथ क्रिस का टेंशन बढ़ने लगा, मगर अनिका और रिया के चेहरे पर टेंशन नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रिंसिपल ने कुछ देर रिया की फाइल पढ़ी और अपने आसपास बैठे इंटरव्यूअर्स को भी फाइल दिखाएं।
फाइल में कुछ पढ़ते ही प्रिंसिपल हैरानी से अनिका को देखने लगा। क्रिस को ऐसा लगा कि अब वो प्रिंसिपल और उसके साथ ही इंटरव्यू में रिया से ऐसे सवाल पूछेंगे कि इसकी शर्मिंदगी मल्होत्रा खानदान को आने वाले कई दिनों तक भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने फाइल टेबल पर रखकर अनिका से कहा, बाहर जाते वक्त बच्ची के लिए यूनिफॉर्म कलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल की टाइमिंग और बाकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। इस फाइल में लिखी हुई हर चीज पढ़ लेना। एज ए पेरेंट यू मस्ट गो थ्रू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस स्कूल। और हाँ, वी डोंट लाइक लेट कमर्स। यह कहते हुए प्रिंसिपल ने रिया को स्माइल देकर कहा, ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट एसोसिएशन with you until you are ready to face the challenging throw by this world at you। रिया अपने चेयर से खड़ी होकर बड़ी पोलाइटली प्रिंसिपल साहब से कही, थैंक यू सर, आई एम रियली होप आई कैन फुलफिल ऑल योर एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव फ्रॉम अ गुड स्टूडेंट। यह कहकर अनिका रिया का हाथ पकड़कर केबिन से बाहर निकलने लगी। थोड़ी देर तक क्रिस के पांव वो जिस चेयर पर बैठा था वहीं पर जम गए। वह समझ नहीं पा रहा था अभी अभी उसके सामने क्या हुआ था। बिना इंटरव्यू के रिया को एडमिशन दे दिया गया था, वो भी सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में। प्रिंसिपल को थैंक यू कहकर क्रिस अनिका और रिया के पीछे चलने लगा। अनिका, रिया और क्रिस के जाने के बाद ऑफिस में खड़े प्रिंसिपल के सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल से पूछा, सर आपने बिना इंटरव्यू के उस बच्चे को एडमिशन दे दिया? प्रिंसिपल ने अपने चेयर से खड़े होकर कहा, अभी कुछ देर पहले मिनिस्ट्री से फोन आया था। बहुत हाई लेवल रिकमेंडेशंस होंगी तभी तो वो लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, फिर हमारे इंटरव्यू लेने का सवाल ही नहीं उठता। क्रिस घर तक ड्राइव करते हुए बिल्कुल खामोश रहा। अनिका रिया को देखने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो क्रिस ने बिजली का कोई तार को छू लिया था। मल्होत्रा हाउस पहुंचकर क्रिस ने गाड़ी पार्क की। गाड़ी के दरवाजा खोलकर रिया जोर से चिल्लाती हुई बंगले के अंदर जाने लगी। जैसे ही रिया और अनिका बंगले के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के जोर जोर से बात करने की आवाज आने लगी। अनिका ने देखा कि एक 50-55 साल की औरत अंजलि मामी से ऊंची आवाज में बात कर रही थी। उस औरत का पहनावा देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह औरत अपने पैसों की नुमाइश अपने कपड़ों से करना अच्छी तरह से जानती थी। वो औरत अंजलि मामी के बड़े भाई पीयूष रायचंद्र की पत्नी मीनाक्षी रायचंद्र थी। मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, आखिर इतनी क्या जल्दी थी अपॉइंटमेंट लेने की? थोड़े दिन हमारे जवाब का इंतजार कर लेती। तुम जानती हो ना स्कूल का मैनेजमेंट संभालना कितना मुश्किल है। एनीवे, तुम्हें मैनेजमेंट की इतनी समझ होती तो आज मल्होत्रा फार्मेसी की ये हालत नहीं होती जो तुम लोगों ने कर दी है। मीनाक्षी रायचंद्र अंजलि मामी की भाभी जरूर थी, मगर वह अंजलि मामी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। दरअसल कॉलेज के वक्त में अंजलि मामी और स्वाति मल्होत्रा काफी फेमस हुआ करते थे। अपने सर्कल में कॉलेज के दिनों में मीनाक्षी अनिका की मां स्वाति और अंजलि मामी को अपना आइडल मानती थी, मगर रायचंद्र खानदान में शादी होने के बाद मीनाक्षी के तेवर ही बदल गए थे। वह अंजलि मामी और स्वाति मल्होत्रा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उनकी यह आदत और उनका यह बिहेवियर कई सालों से लेकर आज तक बिल्कुल बदला नहीं था। मीनाक्षी रायचंद्र सोफा पर बैठकर पांव पर पांव चढ़ाकर अंजलि मामी से बोली, देखो मैं तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लाकर दे सकती हूँ, मगर तुम जानती हो स्कूल मैनेजमेंट किस तरह बच्चों को एडमिशन देता है और किस बैकग्राउंड के बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। एवरेज फैमिली से आने वाले बच्चों का IQ बड़े बड़े खानदान के बच्चों के साथ मेल नहीं खाता। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी यह जो कोई भी रिश्तेदार है उसकी बच्ची सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन प्रोसेस का इंटरव्यू पास कर पाएगी? मीनाक्षी की यह बात सुनकर मेन डोर के पास खड़ी रिया ने बड़े इनोसेंटली अंजलि मामी से पूछा, बड़ी मामी, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन के लिए कोई इंटरव्यू भी देना पड़ता है? रिया के मुंह से यह बात सुनकर मीनाक्षी चौंक गई। स्कूल से निकलने के बाद क्रिस कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को बिना इंटरव्यू एडमिशन कैसे मिल गया था। जब मीनाक्षी ने रिया को यह कहते हुए सुना कि स्कूल में एडमिशन के लिए क्या इंटरव्यू भी देना पड़ता है, तो मीनाक्षी हैरान हो गई थी। उसकी आंखों में आई लैशेज लगी थी, जिसकी वजह से मीनाक्षी की आंखें ज्यादा बड़ी लगती थी और अगर वह किसी को एक नजर देखने लगे तो सामने वाले को मीनाक्षी की आंखों में बहुत तेज गुस्सा नजर आता था। मीनाक्षी ने रिया की ओर देखकर उसे थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? इंटरव्यू देना पड़ता है मतलब?
बिना इंटरव्यू के हमारे स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाता। कहीं न कहीं क्रिस को अचानक इस बात पर प्राउड फील होने लगा था कि रिया ने मीनाक्षी रायचंद्र जिस स्कूल में ट्रस्टी थी उस स्कूल में बिना इंटरव्यू के एडमिशन पा लिया था। क्रिस ने अपने दोनों हाथ जेब में रखे और बड़े कैजुअली अंदाज में मीनाक्षी से कह दिया, हाँ, हमें इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ा। क्रिस की बात सुनते ही मीनाक्षी फिर से सोफा पर बैठ गई और पांव पर पांव चढ़ाते हुए बोली, समझ गई, बिना रिकमेंडेशन लेटर के तुम्हें किसी ने एंटरटेन नहीं किया होगा। यह भी ठीक है, जब तुम्हें और तुम्हारी बहन को ही बिना रिकमेंडेशन लेटर के इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया गया था, तो फिर इस बच्चे को कैसे बैठने देते, खासकर जब ये लड़की मल्होत्रा खानदान की है या नहीं ये किसी को पता भी नहीं। मीनाक्षी ने अपना पर्स खोलकर अंदर से एक पेपर निकाला। अपनी 2 उंगलियों के बीच में पेपर को रखकर मीनाक्षी ने अपना हाथ अंजलि मामी की ओर बढ़ा दिया और कहा, यह लो रायचंद्र परिवार का रिकमेंडेशन लेटर। तुम स्कूल कल दोबारा चले जाना। इस बार रायचंद्र परिवार का रिकमेंडेशन लेटर लेकर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इससे पहले कि अंजलि मामी मीनाक्षी के हाथ से रिकमेंडेशन लेटर ले पाती, मीनाक्षी ने अपनी उंगलियों को लूज करते हुए लेटर को जमीन पर गिरा दिया। लेटर के जमीन पर गिरते ही मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह को लगाकर कहा, ओह डियर, देखो रिकमेंडेशन लेटर जमीन पर गिर गया। कहीं यह कोई सिग्नल तो नहीं कि मैं यह रिकमेंडेशन लेटर तुम्हें देकर कोई गलती कर रही हूँ। चलो, तुम्हारे लिए इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। आखिर किसी जमाने में तुम भी हमारे खानदान से जुड़ी थी। यह कहते हुए मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथ सोफा पर रख दिए। मीनाक्षी चाहती थी कि अंजलि मामी झुककर खुद और रिकमेंडेशन लेटर उसके पांव के पास से उठाएं। ऐसा करके मीनाक्षी को अंजलि मामी के ऊपर सुपेरियोरिटी का एहसास होता। मीनाक्षी यह सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि कॉलेज के जमाने में सारे लोग अंजलि मामी और स्वाति मल्होत्रा के आगे पीछे घूमते थे। न सिर्फ वह लोग दिखने में मीनाक्षी से काफी ज्यादा सुंदर थी, बल्कि पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज में भी अंजलि मामी और स्वाति मल्होत्रा बहुत तेज थी। आज अपने पैरों के पास से रिकमेंडेशन लेटर उठाकर मीनाक्षी उस जमाने में हुई उनके बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। वह बेइज्जती जो कि स्वाति मल्होत्रा या अंजलि मामी ने की ही नहीं थी, बल्कि मीनाक्षी की खुद की जेलसी की वजह से दोस्तों के सामने होती थी। समय बीता और खानदान की मर्जी के खिलाफ जाकर अंजलि मामी ने स्वाति मल्होत्रा के भाई किशन मल्होत्रा के साथ शादी कर ली और स्वाति मल्होत्रा अचानक एक दिन गायब हो गई और एक तरफ मीनाक्षी की शादी अंजलि मामी के बड़े भाई पीयूष रायचंद्र के साथ हो गई और मीनाक्षी रायचंद्र खानदान की बहू बन गई। आज मीनाक्षी को यह देखकर सुकून मिल रहा था कि जो औरत किसी जमाने में उससे हर चीज में बेहतर हुआ करती थी, आज वह एक छोटी सी बात के लिए उससे भीख मांगने तक को तैयार थी। सोफे पर बैठी हुई मीनाक्षी वेट कर रही थी कि कब अंजलि मामी झुककर उसके पांव के पास पड़ा हुआ रिकमेंडेशन लेटर उठाएं। तभी मीनाक्षी की नजर दरवाजे के अंदर की ओर आते हुए अनिका पर पड़ी। एक खूबसूरत सी लड़की जो हूबहू स्वाति मल्होत्रा जैसा दिखती थी, उसे देखकर मीनाक्षी अचानक सोच में पड़ गई। अभी अंजलि मामी सोच ही रही थी कि वह जमीन पर गिरा हुआ लेटर उठाएं, तभी अनिका ने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप अपना रिकमेंडेशन लेटर वापस ले जा सकती हैं। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह बात सुनते ही मीनाक्षी हैरान हो गई। क्रिस ने झुककर रिकमेंडेशन लेटर फ्लोर पर से उठाया और लेटर को मीनाक्षी के बगल में सोफा पर फेंक दिया। फिर अपने एक पांव को जमीन पर टैप करते हुए क्रिस ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी मामी, आप अपना रिकमेंडेशन लेटर अपने पास रख ही सकती हैं, क्योंकि अनिका की बेटी को स्कूल में बिना किसी इंटरव्यू के एडमिशन मिल गया है। हालांकि खुद क्रिस इस बात से हैरान था कि सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में किसी को बिना इंटरव्यू के एडमिशन कैसे मिल सकता था, मगर इस वक्त इस बात से ज्यादा जरूरी था मीनाक्षी को मुंहतोड़ जवाब देना। क्रिस की बात सुनते ही मीनाक्षी तिलमिला उठी। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने क्रिस को एक तेज लुक देते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? यह बच्ची बिना इंटरव्यू के स्कूल में एडमिट हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? पूरी दिल्ली में सिर्फ हमारा परिवार और गुलेरिया परिवार के बच्चों को इस तरह एडमिशन दिया जाता है, या तो फिर किसी ऐसे परिवार के बच्चे को इस तरह एडमिशन मिलता है जिसके माँ बाप की पहुँच बहुत ऊपर तक हो। सच बताओ, तुमने रिकमेंडेशन लेटर किसके पास से मंगाया था? इस सवाल का जवाब तो क्रिस और अंजलि मामी के पास भी नहीं था। वो दोनों ही इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे।
अनिका अंजलि मामी से नजरें चुराकर ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अंजलि मामी ने अनिका के पास जाकर पूछा, क्या तुमने रोहित मारवा से बात करके रिया का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है? थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अनिका ने अपने कंधे ऊपर करके अंजलि मामी से कहा, हाँ मामी, उसमें बुराई क्या है? अनिका का यह जवाब सुनकर भी कहीं न कहीं अंजलि मामी को ये लग रहा था कि रिया का एडमिशन करवाने में रोहित ने शायद अनिका की मदद इसलिए की थी क्योंकि रोहित अनिका के किए हुए एहसानों का बदला चुकाना चाहता था। पर हकीकत ये थी कि अनिका रोहित पर किए हुए एहसानों का बदला इतनी जल्दी उसे चुकाने का मौका नहीं देने वाली थी। अनिका ने रोहित की दादी माँ की जान बचाई थी और अमृत टेबलेट का कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत कम दाम में रोहित मारवा की कंपनी को दिया था। मगर अनिका रोहित पर अब इतने एहसान करना चाहती थी जिसके बदले में एक दिन अनिका रोहित से अपना खोया हुआ बेटा वापस मांग सके। दरअसल अनिका ने डॉक्टर अमृता के कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के मेजर शेयर होल्डर्स के साथ बात की थी और बदले में बिना किसी सवाल के रिया को एडमिशन मिल गया था। शेयर होल्डर्स के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि देश और दुनिया की इतनी बड़ी न्यूरो सर्जन की बेटी उनके स्कूल के साथ जुड़ने वाली थी। अनिका ने अंजलि मामी को एक प्यारी सी मुस्कान देकर कहा, मामी टेंशन लेना छोड़ दीजिए, एडमिशन हो गया है, अब किस बात की फिक्र। यह कहते हुए अनिका ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। अनिका को पता था कि कल सुबह रिया को 7 बजे स्कूल पहुंचना था, इसलिए आज से रिया को रात को जल्दी सोना होगा। रिया और अनिका को अपने कमरे में जाते देख सोफा पर बैठी मीनाक्षी खड़ी होकर बड़े एटीट्यूड के साथ अंजलि मामी के पास आई और उनसे पूछा, यह तुम्हारी भांजी है? कौन है? क्या चीज है ये? और तुम उससे रोहित मारवा के बारे में क्यों बात कर रही थी? क्या तुम्हारी भांजी रोहित मारवा को जानती है? अब अंजलि मामी के पास भी मौका था अपनी भांजी की बड़ाई करने का। अंजलि मामी ने बड़ी ही पोलाइटली मीनाक्षी से कहा, हाँ, वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अंजलि मामी ने यह मीनाक्षी को इसलिए भी कहा था क्योंकि वह जानती थी कि मीनाक्षी किसी भी कीमत पर रोहित मारवा की किसी भी दोस्त से मिसबिहेव नहीं कर सकती थी और आगे से मीनाक्षी अनिका के साथ अपना बर्ताव ठीक रखे, इसलिए यह जरूरी था। यह बात सुनकर मीनाक्षी का ईगो पूरी तरह से टूट गया था। यह जानकर कि अंजलि की भांजी रोहित मारवा को जानती है, मीनाक्षी ने वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। मीनाक्षी के जाने के बाद अंजलि मामी ने क्रिस से कहा, बेटा मुझे लगता है कि अनिका ने जो अमृत टेबलेट की डील बहुत कम दाम में रोहित मारवा की कंपनी के साथ की थी, उसी वजह से रोहित मारवा बदले में हमारी मदद करना चाहता है और इसीलिए रिया को इस तरह स्कूल में एडमिशन मिल गया। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में फोन करके थैंक यू कह दूंगी। अंजलि मामी यह भी जानती थी कि रोहित मारवा के खानदान के साथ अंजलि मामी और किशन मामा के बहुत अच्छे संबंध थे और क्योंकि रोहित एक काफी समझदार और बड़ों का आदर करने वाला लड़का था, उसने मल्होत्रा खानदान के लिए यह सब कुछ किया होगा। ऊपर बेडरूम में अनिका और रिया अपने नाइट ड्रेस में बेड पर सोने जा रहे थे। तभी अनिका के फोन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका ने फोन उठाकर कहा, हेलो मिस्टर मारवा। तभी सामने से रोहित ने कहा, हेलो मिस अनिका। काफी लोग अनिका को इस तरह मिस अनिका कहकर बुलाते थे, मगर रोहित की धीमी मगर भारी आवाज में अपना नाम सुनकर अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। रोहित की आवाज सुनते ही कहीं न कहीं अनिका को ऐसा लगता था जैसे वो रोहित से और ज्यादा बातचीत करना चाहती थी। अनिका ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए रोहित से पूछा, जी मिस्टर मारवा, कोई काम था आपको? रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, जी मिस अनिका, अभी अभी अंजलि आंटी ने मुझे फोन किया था और मुझे लंच पर इनवाइट भी किया। दरअसल वह मुझे थैंक्स कहना चाहती हैं क्योंकि मैंने आपको सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेशन लेटर दिया था। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका ने एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया और अनिका का और एक झूठ रोहित के सामने पकड़ा गया था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह फोन पर रोहित से क्या बातें करे। उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोलकर सीलिंग की ओर देखने लगी। अनिका को खामोश देखकर रोहित ने फिर से धीमी आवाज में फोन पर कहा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे कब लंच पर इनवाइट करना चाहती हैं? रोहित के इस सवाल का भी कोई जवाब अनिका के पास नहीं था। अनिका अपने बेडरूम में यहाँ वहाँ घूमते हुए रोहित से कहने लगी, अगर मिलना ही है तो जल्दी मिल लेते, कल दोपहर को क्या कर रहे हैं? हाउ अबाउट टुमारो आफ्टरनून? रोहित ने अनिका के सवाल का जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, डन, कल दोपहर का लंच हम साथ में करेंगे और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ ले आइएगा। बिना सोचे अनिका ने भी रोहित की बात
का जवाब देते हुए कह दिया, ठीक है ले आऊंगी और आप भी अपने बेटे को ले आइएगा। बेड पर लेटी रिया ने भी अपने मम्मा की यह बात सुनी थी। अनिका ने फोन रखा। रिया बेड से नीचे कूद गई और अपनी मम्मी को हक करके बोली, मम्मा क्या तुम कल सचमुच मुझे डैडी के पास ले जाओगे? क्या सचमुच हम चारों मिलकर लंच करेंगे? अनिका ने रिया की पीठ थपथपाकर कहा, भूल गई, कल तुम्हारा पहला दिन है स्कूल का। तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ लंच पर। रिया ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अनिका को 2-4 बार जोर से पांव पर मारा। मारते मारते अपने मम्मा से कहने लगी, मुझे पता था तुम जरूर मेरे साथ कोई न कोई चीटिंग करोगे। रिया को शांत करते हुए अनिका को और एक ख्याल आया। उसे पता था कि आर्यन हर ट्यूसडे और फ्राइडे बलबीर सर के पास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने जाता था। उन 2 दिनों के अलावा वो ज्यादातर वक्त अपने घर पर पढ़ाई करता था। उसने अपने बेटे को 3-4 दिन से नहीं देखा था। कहीं न कहीं कल के लंच की एक्साइटमेंट अनिका के मन में भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के पास जाने का मौका मिलने वाला था। अगले दिन अनिका ने रिया को स्कूल तक ड्रॉप किया। स्कूल के गेट पर एक टीचर रिया का इंतजार कर रही थी। रिया ने नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना था। रिया का स्कूल बैग लगभग रिया की डबल साइज का लग रहा था। हालांकि रिया काफी क्यूट लग रही थी। टीचर ने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। फिर अनिका की ओर देखकर टीचर ने कहा, यहाँ से मैं उसे ले जाऊंगी। इससे पहले कि टीचर रिया को अंदर ले जाती, अनिका ने टीचर से पूछा, क्या मैं थोड़ी देर अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ? टीचर ने कहा, प्लीज गो अहेड मिस अनिका। टीचर के लिए ये बहुत आम बात थी, क्योंकि बच्चों को पहले दिन छोड़ने आने वाले माँ बाप के लिए ये बहुत इमोशनल दिन होता था। पेरेंट्स के लिए इस तरह अपने बच्चों को किसी के हवाले करते जाना बहुत मुश्किल होता था। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कहते थे, अगर अंदर तुम्हें कोई परेशान करे तो रोना मत, मम्मा तुम्हें जल्दी पिकअप करने आ जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन टीचर यह सुनकर हैरान रह गई जब अनिका ने अपनी बेटी रिया से कहा, देखो अंदर बच्चों को परेशान मत करना, झूठ मूठ रोकर टीचर्स को भी परेशान मत करना, अच्छे से रहना, किसी को सताना मत। यह बात सुनते ही टीचर की आंखें चौड़ी हो गई। कंधे पर बैग लटकाकर खड़ी रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को जवाब दिया, डोंट वरी मम्मा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। टीचर और बाकी फ्रेंड्स का अच्छा ध्यान रखूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। रिया की एटीट्यूड और उसके बात करने का अंदाज देखकर टीचर खुद सोच में पड़ गई। अक्सर पहले दिन बच्चे डरे सहमे से होते हैं, लेकिन यह लड़की स्कूल के अंदर जाने से पहले ही इतनी कॉन्फिडेंट थी। यह देखकर टीचर को खुद डर लगने लगा था कि कहीं यह क्यूट सी प्रिंसेस जैसे दिखने वाली लड़की अंदर से कोई बड़ी शैतान तो नहीं। टीचर ने रिया का हाथ पकड़ा और स्कूल के अंदर ले गई। अनिका बाहर खड़ी टीचर और रिया को अंदर जाते हुए देख रही थी। स्कूल बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस तक पहुंचते हुए रिया ने टीचर से कोई ऐसी बात कही जिससे टीचर को हंसी आने लगी। टीचर ने रिया को उठा लिया और उसे क्लासरूम के अंदर ले गई। यह दृश्य देखकर खुद अनिका हैरान हो गई थी। उसने एक बार भगवान की ओर देखकर प्रार्थना भी की कि कहीं भगवान बचाए अब इस स्कूल को। उसे पता था कि उसकी नन्ही परी बड़े बड़े कारनामे कर सकती थी। जैसे ही टीचर और रिया अंदर चले गए, अनिका ने घड़ी में वक्त देखा। उसे पता था कि लंच अपॉइंटमेंट के लिए अभी काफी वक्त था। अनिका ने सोचा कि क्यों न थोड़ी सी नींद ले ली जाए। अनिका गाड़ी ड्राइव करके मल्होत्रा हाउस चली गई। थोड़ी देर नींद पूरी करने के बाद अनिका रोहित के साथ लंच मीटिंग के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही अनिका बाहर जाने लगी, अंजलि मामी ने उसे रोककर कहा, सुनो बेटा, थोड़े दिनों में एक बहुत बड़ी डांस पार्टी होने वाली है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। तुम ज्यादा लोगों से मिलो जुलो तो मुझे अच्छा लगेगा। अनिका ने अंजलि मामी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी। यह कहकर अनिका किशन मामा और अंजलि मामी को बाय कहती हुई बंगले से बाहर जाने लगी। अंजलि मामी कुछ परेशानी में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी। किशन मामा ने अंजलि मामी से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, क्या सोच रही हो? अंजलि मामी ने किशन मामा से कहा, मैं चाहती हूँ कि अनिका डांस पार्टी में जाए, मगर अनिका अगर डांस नहीं कर पाई तो उस पार्टी में बहुत बेइज्जती होगी ना। तुम तो जानते हो पार्टी में किस तरह के लोग आते हैं। किशन मामा ने अंजलि मामी को शांत करते हुए कहा, तुम भी किन बातों को लेकर बैठ गई? अगर इतनी ही फिक्र है उसके डांसिंग एबिलिटी की तो एक काम करना, उससे डांस मत करवाना। अनिका लोगों से मिलेगी जुलेगी, बातें करेगी। आखिर पार्टी में लोग मिलते इसलिए हैं ताकि वह एक दूसरे के साथ जान पहचान बना सके, न कि एक दूसरे की
डांसिंग एबिलिटी जज करें। किशन मामा की इस बात पर अंजलि मामी उन्हें गुस्से से देखने लगी। अंजलि मामी को इस बात की फिक्र थी कि अनिका की उम्र के लोग पार्टी में डांस, सिंगिंग जैसे अपने टैलेंट की नुमाइश करेंगे और अगर इनमें से कोई टैलेंट अनिका में ना हो तो ऐसे इंसान को सब नीचा समझते थे। और फिर अनिका थी भी इतनी खूबसूरत, तो जब लोगों को पता चलेगा कि खूबसूरती के अलावा अनिका के पास दूसरी कोई क्वालिटी नहीं है तो वह सब उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अंजलि मामी ने अपना मोबाइल टेबल से उठाया और किशन मामा से कहा, मैं एक काम करती हूँ, श्वेता की डांस टीचर को बुला लेती हूँ। वह अनिका को एक क्रैश कोर्स करवा देगी, थोड़ा बहुत डांस कर पाए तो भी बहुत है। दूसरी ओर रोहित मारवा ने दिल्ली के एक शानदार रेस्टोरेंट में लंच मीटिंग प्लान की थी। गूगल मैप पर थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद अनिका रोहित के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच गई। एक गली के बाहर एक छोटी सी साइन बोर्ड लगी थी जहां से होटल में अंदर जाने का रास्ता था। बाहर से देखने पर किसी भी एंगल से यह नहीं लगता था कि इस जगह पर कोई शानदार रेस्टोरेंट हो सकती है। ईंट से बना हुआ एक ढांचा सा था जिसके अंदर जाने का रास्ता काफी पुराने जमाने का लगता था। धीरे धीरे अंदर जाने पर पता लगता था कि बाहर से जो बिल्डिंग की डिजाइन थी उसके काफी विपरीत अंदर एक बड़ी और शानदार जगह बनाई गई थी। होटल के डेकोरेट से लेकर सीटिंग अरेंजमेंट तक सब कुछ बहुत ही शानदार था। होटल की मेन डोर पर पहुंचते ही एक सर्विस स्टाफ जो ऑलरेडी वहां अनिका का इंतजार कर रहा था, उसने अनिका को इशारे से खुद को फॉलो करने को कहा। अनिका उस वेटर के पीछे चलने लगी। 15-20 कदम चलने के बाद उस वेटर ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। रूम के अंदर जाते ही अनिका ने देखा कि टेबल पर क्रॉकरी सजाई गई थी और प्राइवेट रूम होने के कारण सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। अनिका दरअसल मीटिंग के तय किए गए टाइम से 10 मिनट पहले पहुंची थी, इसलिए उसे लगा कि अब तक यहाँ रूम में कोई नहीं होगा। मगर जैसे ही दूसरे रूम का दरवाजा खोलकर अनिका अंदर गई, उसने देखा एक लंबा सा आदमी टेबल पर बैठा था। ब्लैक ट्राउजर सूट, ब्लैक ब्लेजर में बैठा अपने पाँव पर पाँव चढ़ाए मोबाइल पर कुछ देख रहा था और साथ ही अपने राइट हैंड से कॉफी मग पकड़कर कॉफी पी रहा था। कॉफी मग पकड़ने का अंदाज, उसके हाथों की घड़ी, उसके पाँव पर पाँव चढ़ाकर बैठने की स्टाइल रोहित की ओर देखकर लगता था कि वह जिस जगह पर बैठा है वह जगह हमेशा से उसकी मिल्कियत में थी। रोहित का पहनावा जरूर मॉडर्न था मगर वह किसी पुरानी रियासत के सुल्तान से कम नहीं लगता था। अनिका थोड़ी देर बिना पलक झपकाए रोहित के इस ड्रेसिंग अंदाज को देखती रही। जैसे ही रोहित ने अनिका को देखा, वह अपनी सीट से खड़ा हुआ और अनिका को बैठने के लिए सीट ऑफर की। अनिका को अपनी सीट पर बैठाकर रोहित फिर से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर अनिका से पूछा, आपकी बेटी कहाँ है मिस अनिका? बिना पलके झपकाए अनिका ने रोहित से कहा, दरअसल वह स्कूल गई है। और आपका बेटा कहाँ है मिस्टर मारवा? रोहित ने अपनी नजरें नीचे की और हल्की स्माइल के साथ अनिका से कहा, उसके भी क्लासेज हैं इसलिए वह भी नहीं आया है। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित मारवा ने उसके साथ कोई बहुत बड़ी चीटिंग की हो। पास खड़ी वेटर ने अनिका के कप में ब्लैक कॉफी डाली। अनिका ने कॉफी की सिप लेते हुए यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। कॉफी काफी रिच थी मगर अनिका के मन में बस यही चल रहा था, यह आदमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यही तो चांस था मेरे पास आर्यन को मिलने का। इस आदमी ने मुझसे वह भी छीन लिया। रोहित ने स्पेशल अनिका के लिए यह कॉफी मंगवाई थी। कॉफी पीकर कोई भी कॉफी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था, मगर अनिका को इस तरह कॉफी पीते देखकर रोहित को लगा शायद अनिका को कॉफी पसंद ही न आई हो। रोहित ने सामने से अनिका से पूछा, क्या आपको यह कॉफी पसंद आई? अगर आपको कॉफी पसंद नहीं आई हो तो मैं आपके लिए कुछ और मंगवा लेता हूँ। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह आर्यन का टॉपिक रोहित के सामने लेकर आए, इसलिए बिना सोचे समझे अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, कॉफी अच्छी है, क्या आपके बेटे को यह कॉफी पसंद है? अनिका का जवाब सुनकर रोहित हैरान हो गया था। भला किसी बच्चे को ब्लैक कॉफी कैसे पसंद हो सकती थी? रोहित ने अपनी कॉफी का सिप लेते हुए अनिका से कहा, मिस अनिका, आप मेरे बेटे के लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखा रही हैं। अपना कप नीचे रखते हुए अनिका ने कहा, हाँ, और हो भी क्यों ना, आर्यन है ही स्मार्ट, क्यूट और लवेबल। अनिका के मुंह से यह जवाब सुनते ही रोहित चौंक गया। रोहित कहीं न कहीं यह सोचने लगा कि आर्यन के लिए अपना प्यार दिखाकर शायद अनिका रोहित के पास आना चाहती थी। इससे पहले कि रोहित और अनिका एक दूसरे से बात करने के लिए कोई और
टॉपिक सोचते कुछ वेटर अंदर आए। उन्होंने रोहित ने जो लंच मंगवाया था वह उन दोनों की प्लेट में सर्व करना शुरू कर दिया। जब अनिका ने वेटर के हाथ में सर्विस बाउल देखा तो उसे लगा कि कोई बहुत बड़ी डिश ऑर्डर की गई थी, मगर जब वेटर ने ट्रे से ढक्कन हटाया तो सर्विस प्लेट में 2 छोटे छोटे बिस्किट आकार की कोई डिश थी। शायद मूली और गाजर के कॉम्बिनेशन से बनाई गई यह कोई कॉन्टिनेंटल सैलेड डिश थी। रोहित की खाने की चॉइस बहुत ही एक्सक्लूसिव थी। रोहित कम क्वांटिटी और हाई न्यूट्रिशन खाने में बिलीव करता था और अनिका बिल्कुल किसी चांदनी चौक की लड़की की तरह जी भर के खाना खाती थी। यह खाना अनिका के गले से नहीं उतरने वाला था। अनिका यह बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए धीरे धीरे खाना खाने लगी और साथ ही साथ यह भी सोचने लगी कि किस तरह वो रोहित से आर्यन वाली बात आगे बढ़ाए। अनिका ने जैसे तैसे अपने प्लेट में रखे निवाले को कंप्लीट किया और अचानक खाना खा रहे रोहित से कहा, वाओ, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? रोहित ने अपने आईब्रो ऊपर करके अपना मुंह पोंछते हुए अनिका से इशारे में कुछ पूछा। अनिका ने बकेट में रखी हुई वाइन की बोतल उठाई और रोहित के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें। ये कहते हुए अनिका ने बिना रोहित की परमिशन का इंतजार किए वाइन की बोतल को टेबल पर घुमा दिया। वाइन की बोतल अभी घूम ही रही थी कि अचानक रोहित ने उस पर अपना हाथ रखकर बोतल को घूमने से रोक लिया। रोहित ने अब सीधा अनिका की आंखों में आंखें डालकर अनिका से कहा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहें वो पूछ लीजिए। इसके लिए आपको कोई बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में रोहित की इस सूझबूझ को देखकर कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाती और अपना आगे का सवाल पूछने के लिए शायद हिम्मत नहीं करती, मगर अनिका ने आज सोच लिया था कि वह किसी भी तरह रोहित और आर्यन के साथ होने का राज जानकर रहेगी। अनिका ने भी रोहित की आंखों में आंखें डालकर उसे सीधा सवाल पूछ लिया, मुझे एक बात बताइए मिस्टर मारवा, आर्यन की मॉम प्रेग्नेंट कैसे हुई? यह सुनते ही रोहित के हाथ से चम्मच जमीन पर गिर गई। रोहित का खाना उसके गले में अटकने की वजह से उसे खांसी भी आने लगी। आखिर अनिका के इस सवाल का रोहित क्या जवाब दे सकता था? क्या एक औरत किस तरह प्रेग्नेंट होती है यह बात अनिका को नहीं पता थी, जबकि वह खुद एक औरत थी और एक बच्चे की माँ थी। वैसे तो रोहित को आर्यन की माँ के बारे में कोई पूछे यह बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर अनिका की बात कुछ और थी। वह अनिका पर उस तरह गुस्सा नहीं कर सकता था जिस तरह वह किसी और पर इस बात को लेकर नाराज होता। रोहित ने सोचा शायद यह भी हो सकता है कि अनिका रिलेशनशिप में आने से पहले यह जानना चाहती हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह रोहित के साथ कोई रिश्ता जोड़ ले, उसके बाद आर्यन की माँ अचानक कहीं से आ जाए और उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे। रोहित ने अपना मुंह पोंछते हुए अनिका से कहा, डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा कि आर्यन की माँ दोबारा कभी मेरे या आर्यन की जिंदगी में न आए। अनिका ये सुनकर शौक हो गई। उसके शौक होने की वजह 2 थी। एक तो यह कि उसे यह नहीं पता चल रहा था कि आखिर रोहित आर्यन की माँ से इतनी नफरत क्यों करता था, कि वह यह नहीं चाहता था कि आर्यन की माँ दोबारा रोहित की या आर्यन की लाइफ में आए। और दूसरी बात यह थी कि रोहित इस बात को लेकर इतना श्योर भी कैसे हो सकता था कि आर्यन की माँ कभी उसके सामने नहीं आएंगी, क्योंकि आर्यन की माँ तो अभी इसी वक्त उसके सामने बैठी थी और उसकी और आर्यन की लाइफ में आ चुकी थी। टेबल पर पड़े ग्लास से पानी का सिप लेते हुए अनिका ने फिर से रोहित की तरफ एक सवाल दाग दिया, क्या आर्यन का बर्थ नेचुरल प्रोसेस से हुई थी? अब धीरे धीरे रोहित को लगने लगा था कि अनिका के सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल होने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे सवाल पूछकर अनिका रोहित के पास्ट को क्यों जानना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अनिका को रोहित की सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर कोई डाउट था। रोहित ने खराश लेते हुए अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या आपको किसी तरह का मुझ पर कोई डाउट है कि मेरा मतलब है? रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह अपने ख्यालों को अनिका के सामने शब्दों में रखे। फिर एक झटके में रोहित ने अनिका से कह दिया, मिस अनिका, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। रोहित का यह जवाब सुनने के बाद रोहित और अनिका दोनों को बहुत अकवर्ड फील होने लगा था। आसपास खड़े वेटर ने भी सोचा कि इस वक्त रोहित और अनिका को अकेले छोड़ देने में ही उसकी भलाई है। एक वेटर ने रोहित से कहा, सर, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा, हम वापस आ जाएंगे। यू टू हैव अ ग्रेट टाइम। यह कहकर सर्विस स्टाफ रूम से निकल गए। अनिका तभी अपने बाल बनाने लगी और अपनी पर्स से छोटा सा मिरर निकालकर अपना चेहरा ठीक करने लगी।
तभी बात बनाते हुए रोहित ने धीरे से अनिका से पूछा, आप कुछ रिया के पापा के बारे में बताएं, वह कैसे इंसान है, क्या करते हैं? अनिका ने सोचा नहीं था कि रोहित उसे ऐसा कोई सवाल पूछेगा। अनिका जमीन पर पांव पटकते हुए रोहित से कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी, अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। रोहित सोच में पड़ गया। उसे लगा अनिका उसे फिर से यह सवाल बार बार पूछेगी कि आर्यन नेचुरल प्रोसेस से जन्मा था या फिर सरोगेसी या फिर किसी और मेथड से। रोहित के मन में यह भी आया कि शायद अनिका यह जानना चाहती थी कि कहीं रोहित का किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब देता। रोहित ने अनिका से नजर चुराते हुए धीमी आवाज में अनिका से कहा, क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगी अगर मैं आपको यह कहूँ कि मुझे नहीं पता आर्यन का जन्म कैसे हुआ था? तो रोहित को पता था कि उसकी यह बात पर दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा और उसे यह भी पता था कि अब अनिका उसे कोई झूठा दिल फेक आशिक समझकर उसे जज करेगी। रोहित चौंक गया जब उसने अनिका का जवाब सुना। अनिका ने जवाब में रोहित से कहा, आई बिलीव यू। रोहित को अचानक लगा कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की थी जो उसके मन की बात समझ सकती थी। आखिर इतनी बड़ी बात समझ सके इसके लिए या तो अनिका रोहित से बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी या तो रोहित से बहुत ज्यादा प्यार। असलियत यह थी कि अनिका खुद नहीं जानती थी कि आर्यन और रिया का जन्म कैसे हुआ था, इसलिए रोहित की बात पर यकीन करना उसके लिए बेहद आसान था। हालांकि अनिका की क्यूरोसिटी ने उसे एक और क्वेश्चन पूछने पर मजबूर कर दिया था। अनिका ने रोहित से पूछा, अगर आप यह नहीं जानते कि आर्यन कैसे पैदा हुआ था तो यह भी तो हो सकता है कि आर्यन की माँ बेगुनाह हो और आपके मन में उसके लिए जो गुस्सा है वह गलत हो। अभी अनिका आगे कुछ बोलने जाती उससे पहले रोहित ने डाइनिंग टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से अनिका को कहा, दरअसल वह औरत किसी की माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। रोहित का गुस्सा देखकर अनिका की सांस एक सेकेंड के लिए थम गई। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन की माँ अगर इस वक्त उसके सामने आ जाए तो वह उसे जान से मार डालेगा। थोड़ी देर बाद भी रोहित का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रोहित ने अनिका से नजर चुराकर अनिका को हाथ दिखाते हुए कहा, हम उस औरत के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। थोड़ी देर कमरे में अनिका और रोहित दोनों खामोश बैठे रहे। फिर रोहित ने अनिका को सॉरी कहा और अपनी जगह से खड़ा होकर प्राइवेट रूम में लगे म्यूजिक सिस्टम की ओर चला गया। रोमांटिक म्यूजिक लगाकर रोहित ने अनिका की ओर देखा। फिर वह अपने पांव पर पांव चढ़ाकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया और धीमी मगर भारी आवाज में अनिका से पूछा, तो मिस अनिका, अब आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। आप कौन हो, कहां से आई हो, सब कुछ। आज हम दोनों मिलकर आपकी कहानी सुनेंगे। अनिका ने अभी रोहित के मुंह से जो अपने बारे में सुना था वह बार बार उसके मन में रिपीट हो रहा था। रोहित ने कहा था कि आर्यन की माँ किसी की माँ कहलाने के लायक औरत ही नहीं थी। रोहित ने यह भी कहा था कि उस औरत के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। यह सारी बातें भले ही रोहित आर्यन की माँ के बारे में कह रहा था, मगर आर्यन की माँ तो अनिका थी, इसलिए कहीं न कहीं रोहित की सारी बातें अनिका के लिए थी। इसलिए जब रोहित ने अनिका से रिया के पापा के बारे में पूछा तो अनिका ने सोचा कि रोहित को टीट फॉर टैट किया जाए। जो बुराई अभी रोहित ने आर्यन की माँ के बारे में की थी, उसी तरह की बातें अब रिया के पापा के बारे में अनिका करने वाली थी। अनिका ने रोहित से कहा, रिया के पापा इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस आदमी है। सी इज अ मोरऑन। एक्चुअली उनके पास दिमाग ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की लड़कियां उनके पीछे पागल हैं, मगर ऐसा है नहीं। कोई भी लड़की किसी पागल के प्यार में कैसे पड़ सकती है? अब आप ही बताइए मिस्टर मारवा। कभी कभी तो वह बेवजह लोगों को मारने की बातें भी करते हैं। वो इतने पागल हैं कि रोहित के लिए बार बार पागल शब्द का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला मिल रहा था। रोहित को जब से अनिका के पास्ट के बारे में पता चला था, उसे ऐसा लगता था कि अनिका एक ऐसी लड़की थी जिसने कम उम्र में कोई ऐसी नादानी कर दी थी जिसकी वजह से वह बिन मैरिज किए माँ बनी थी, और आज वह रिया के पापा को पागल कह रही थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए अनिका से कहा, इसका मतलब यह है कि रिया के पापा को कोई दिमागी परेशानी है। मगर मिस अनिका, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो आपका कोई जवाब नहीं। अनिका ने भी रोहित की इस बात का सीधा और करारा जवाब दिया, हाँ, मगर वह इतने पागल हैं कि उनका इलाज करना तो मेरे बस में भी नहीं है। अनिका की बातें सुनकर रोहित को एक चीज नहीं समझ आ रही थी
कि अगर रिया के पापा इतने ही पागल थे तो फिर अनिका जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की ने ऐसे आदमी से प्यार क्यों किया और उनके साथ बच्चा कैसे कर लिया। रोहित के मन में चल रही सारी बातें अनिका ने उसकी आंखों में पढ़ ली थी, इसलिए बिना रोहित के पूछे ही अनिका ने उनके सवाल का जवाब दे दिया। अनिका ने कहा, अब आपको कैसे बताऊं, कैसे मैं उस पागल के बच्चे की माँ बन गई। शायद भगवान यह चाहता होगा कि ऐसा पागल इंसान बिन वारिस का न रह जाए। रोहित ने अनिका की बात सुनकर एक हल्की सी स्माइल दी और अनिका से कहा, वाह, चैरिटी करने का इससे बेहतर तरीका मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पागल इंसान को तुम जैसी लड़की 7 जन्म में मिलेगी, या फिर मैं यह कहूँ कि तुम जैसी लड़की से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद तो ऊपर वाले ने भी नहीं की होगी। यह कहते हुए रोहित अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी रोहित ने जाने अनजाने में अनिका को बेवकूफ कहा था। रोहित को अचानक रियलाइज हुआ कि रिया के पापा के बारे में फिजूल बातें करके वह अपने डेट का बहुत ही प्रेशियस टाइम गवा रहा था। रोहित ने पास ही पड़े जूस के जार में थोड़ा सा जूस निकाला और एक ही सांस में पी गया। रोहित चाहे जितनी भी कोशिश कर रहा था, वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस इडियट को अनिका जैसी लड़की कैसे मिल गई। रोहित ने बिना अनिका से पूछे थोड़ा सा जूस उसके गिलास में भी डाल दिया। अनिका ने गिलास पर हाथ रखते हुए रोहित को और जूस डालने से रोक लिया और कहा, मिस्टर मारवा, मुझसे अब और कुछ खाया नहीं जाएगा और न ही पिया जाएगा। क्या आप कुछ और खाना चाहेंगे? रोहित बस अनिका के साथ कुछ और वक्त गुजारने का बहाना ढूंढ रहा था। रोहित ने कहा, जी हाँ, अभी तो हमने खाना शुरू ही कहाँ किया है, मुझे और भूख लगी है। अनिका ने मुस्कुराकर रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर मारवा, प्लीज टेक योर ऑन टाइम, आप आराम से खाइए, आई विल टेक यू लीव। रोहित चौंक गया, वह अनिका को जाने नहीं देना चाहता था। रोहित ने अनिका को रोकते हुए कहा, मिस अनिका, क्या बड़े बड़े डॉक्टर किसी को खाने पर बुलाते हैं तो इस तरह ट्रीट करते हैं? अनिका अपनी चेयर से खड़ी हो चुकी थी। अचानक अनिका को रियलाइज हुआ कि रोहित तो अभी खाना खा रहा था। उसे लगा कि वह शायद रोहित मारवा के साथ रूड बिहेव कर रही थी, इसलिए अपना पर्स चेयर के पीछे लटका दिया और दोबारा चेयर पर बैठ गई। अनिका रोहित को खाते हुए देखने लगी। रोहित के खाने का अंदाज बिल्कुल रॉयल था। एक हाथ में छुरी, एक हाथ में कांटा और खाना चबाते हुए मुंह बिल्कुल बंद रखता था। रोहित के खाने के स्टाइल से यह कहा जा सकता था कि रोहित लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में काफी कुछ जानता था और हमेशा हर चीज में अप टू डेट रहना न सिर्फ उसकी हॉबी थी बल्कि उसका पैशन भी था। अनिका जिसे हमेशा लगता था कि खाना खाने में इंसान जितना वक्त बर्बाद करता था, उस टाइम में वह और भी बहुत कुछ कर सकता था। इसलिए अनिका हमेशा अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करती थी। मगर आज रोहित को इस तरह खाते देख अनिका को भी लगा कि इंसान चाहे तो खाना खाते वक्त भी इतना एलिगेंट और चार्मिंग लग सकता था। आधे घंटे के बाद जब रोहित ने अपना खाना पूरा किया तो उसने अपने हाथ की छुरी और कांटे को क्रॉस शेप में प्लेट में रख दिया। इसके बाद अनिका ने सर्विस स्टाफ को बिल देने का इशारा किया। तभी पास खड़ी एक वेटर ने अनिका से कहा, मैडम, द बिल इज ऑलरेडी बीन पेड बाय मिस्टर मारवा। यह सुनकर अनिका चौंक गई। उसने हैरानी से रोहित की ओर देखा। रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रोहित ने बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका से कहा, इस बार यह मेरी ट्वीट है, नेक्स्ट टाइम आप दे दीजिएगा। यह कहते हुए रोहित अनिका के पास आया और उसे सहारा देते हुए अपनी चेयर से उठाकर चेयर को साइड में रख दिया। फिर अपने हाथ से अनिका को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, आफ्टर यू मिस अनिका। अनिका ने अपना पर्स अपने कंधे से लगाया और रोहित के साथ बाहर जाने लगी। होटल से बाहर निकलने के बाद अनिका को यह रियलाइज हुआ कि अभी अभी रोहित ने उससे कहा था कि अगली ट्रीट अनिका की तरफ से होगी। इसका मतलब यह था कि रोहित के साथ अनिका को एक और बार ऐसे ही किसी बोरिंग लंच या डिनर पर आना होगा। रोहित और अनिका बिना कुछ बोले पार्किंग एरिया में पहुंचे। पार्किंग एरिया में अपने पर्स से चाबी निकालकर रिमोट का बटन दबाया। अनिका दरअसल भूल चुकी थी कि उसने कहां अपनी कार पार्क की थी। जैसे ही कार के अनलॉक होने का बीप बजा, अनिका और रोहित जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी उस डायरेक्शन में चलने लगे। कार के पास पहुंचते ही अनिका ने रोहित से कहा, थैंक यू मिस्टर मारवा, सी यू। जैसे ही अनिका ने ये कहा, रोहित ड्राइवर सीट के डोर की तरफ बढ़ने लगा। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित क्या कर रहा था। अनिका को लगा क्या रोहित अनिका के साथ आने वाला था? अगर ऐसा है तो रोहित यहाँ इस होटल तक कैसे पहुँचा था?
क्या वह आज अपनी कार नहीं लाया था? जब तक अनिका यह सब कुछ सोच रही थी, रोहित ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और एक सेफर की तरह अनिका को अंदर बैठने का इशारा किया। रोहित का यह बर्ताव देखकर अनिका हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिनों पहले जिस एरोगेंट रोहित से वह मिली थी, वह बिजनेस टाइकून रोहित मारवा एक दिन उसके लिए एक सेफर की तरह दरवाजा खोलेगा। अनिका ने रोहित से नजरें चुराकर गाड़ी का दरवाजा पकड़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अनिका को स्टीयरिंग व्हील पर देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली बिल्ली शेर की सवारी कर रही हो। अनिका स्वभाव से बहुत सरल और शांत थी, मगर उसकी आंखों में एक जुनून था। अनिका कहीं से निकलकर कहीं पहुंचना चाहती थी। कहीं न कहीं रोहित को यह जुनून बहुत पसंद था। रोहित का वास्ता आज तक तो ऐसी लड़कियों से पड़ा था जो लाइफ में सिर्फ पैसे खर्च करना जानती थी, या तो ऐसी लड़कियां जिनका कोई मकसद ही नहीं होता था। मगर अनिका पहली ऐसी लड़की थी जिसे जीने का मकसद भी पता था और उस मकसद तक पहुंचने की भूख भी थी। अभी रोहित ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अनिका ने कार का इग्निशन बटन दबाया और इशारे से रोहित को बाय करके तेजी से कार लेकर पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। अनिका आज रोहित से सचमुच बहुत गुस्सा थी। उसे लगा कि रोहित ने फिजूल ही उसका वक्त बर्बाद किया था। अनिका अभी मल्होत्रा हाउस पहुंचने ही वाली थी कि उसे सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से एक फोन आया। फोन पर किसी आदमी ने तेज आवाज में अनिका से कहा, अनिका जी, आप प्लीज जल्दी सनशाइन स्कूल आ जाइए, आपकी बेटी रिया को कुछ हो गया है। जैसे ही अनिका के कानों पर यह शब्द पड़े कि आपकी बेटी रिया को कुछ हो गया है, अनिका ने तेज चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक मारी। रास्ते की ट्रैफिक की परवाह न करते हुए यू टर्न लेकर सनशाइन इंटरनेशनल की ओर गाड़ी तेजी से भगाने लगी। अनिका ने न ट्रैफिक लाइट्स की परवाह की और न ही ट्रैफिक रूल्स की। भले ही अनिका इस वक्त एक फॉर्मल गाड़ी चला रही थी, मगर बाहर से देखने पर किसी को भी ऐसा लगता कि अनिका एक स्पोर्ट्स कार चला रही थी। तेजी से चलती हुई गाड़ी ने अचानक ही सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के बाहर जोर से ब्रेक लगाई। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर अनिका गाड़ी से उतर गई और सीधे दौड़कर स्कूल गेट के अंदर चली गई। किन्नरी मैडम, जिसने सुबह रिया का चार्ज अनिका के हाथ से लिया था, वह गेट पर अनिका का इंतजार कर रही थी। किन्नरी टीचर लगभग 22-23 साल की लड़की थी, जो इस वक्त बहुत ही पैनिक में थी। वह जानती थी कि किसी के माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब पहले ही दिन उसे पता चले कि स्कूल गया बच्चा किसी मुसीबत में है। जैसे ही अनिका किन्नरी टीचर के पास आई, टीचर ने अनिका के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, देखिए मिस अनिका। टीचर को बीच में रोकते हुए अनिका ने पूछा, क्या स्कूल के सारे बच्चे ठीक हैं? अनिका के सवाल पर किन्नरी हैरान हो गई। कंफ्यूज एक्सप्रेशंस के साथ किन्नरी टीचर ने अनिका को जवाब दिया, हाँ बच्चे तो ठीक हैं। तभी अनिका ने किन्नरी से दूसरा सवाल पूछ लिया, तो फिर सारे टीचर तो ठीक है ना? अनिका के सवालों से किन्नरी का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। हैरानी से टीचर ने अनिका को जवाब दिया, हाँ सारी टीचर्स भी ठीक हैं। अनिका ने जब यह जवाब सुनते ही अपना और एक सवाल टीचर पर डाल दिया, तो फिर रिया किसी के साथ कोई बदतमीजी की है क्या? अनिका को डाउट था कि रिया ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ शायद कल की बात का बदला लिया हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा देखकर उसे ऐसा लग तो नहीं रहा था। किन्नरी टीचर ने अनिका को शांत करते हुए कहा, देखिए मिस अनिका, आप शांत हो जाइए। रिया ने किसी को कुछ नहीं किया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रिया अचानक ही बेहोश हो गई है। अनिका हैरानी से किन्नरी को देखने लगी। किन्नरी के चेहरे पर टेंशन देखकर अनिका के चेहरे का रंग उतर गया। अनिका को पता था कि आर्यन और रिया की डिलीवरी 1 मंथ प्रीमेच्योर थी, लेकिन अनिका जो खुद एक डॉक्टर थी, उसने रिया का काफी अच्छा ध्यान रखा था। हालांकि रिया बाकी बच्चों से वजन में थोड़ी कम थी, मगर वह इंटरनली काफी स्ट्रॉन्ग थी और यह बात एज ए डॉक्टर अनिका जानती थी। उसे रिया के बेहोश होने का कारण नहीं समझ आ रहा था। अनिका का हाथ पकड़कर किन्नरी उसे स्कूल बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद अनिका ने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए लगभग दौड़ते हुए स्कूल बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। अनिका और किन्नरी दौड़ते हुए स्टेयरकेस चढ़ने लगे। किन्नरी ने अनिका को कहा, 2nd फ्लोर पर डांस स्टूडियो में है रिया। देखिए अनिका जी, मैं जानती हूँ कि आपकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती। अकेले हाथों इस तरह इतने सालों तक रिया को पालना आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। रिया भी काफी क्यूट, लवेबल और ऑब्डिएंट लड़की है। हम डेफिनेटली रिया की ये हालत करने वाले को सजा देंगे। किन्नरी की बातें अनिका को और हैरान कर रही थी। उसे जल्द से जल्द पता लगाना था कि आखिर रिया के साथ हुआ क्या था।
जैसे ही अनिका और किन्नरी डांस स्टूडियो में एंटर हुए, अनिका ने देखा रिया स्टूडियो के कोने में रखे एक सोफा पर लेटी थी। रिया के आसपास कुछ टीचर्स जमा हो गए थे और उनके बगल में एक छोटी सी लड़की जिसने डांस आउटफिट पहना हुआ था, वह जोर जोर से रो रही थी। एक टीचर जिसने डांस का आउटफिट पहना हुआ था, वह उस लड़की को पकड़कर खड़ी थी। अनिका बहुत घबरा गई थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर रिया को क्या हुआ था। जैसे ही अनिका भीड़ के पास पहुंची, उसने स्कूल डॉक्टर को यह कहते हुए सुना, मिस अनिका, आप घबराइए मत, मैंने इनिशियल चेकअप कर लिया है, रिया बिल्कुल ठीक है। हो सकता है अचानक आए अग्रेशन की वजह से रिया बेहोश हो गई। अनिका को पता था कि रिया एग्रेसिव लड़की नहीं थी, वो शरारती जरूर थी, मगर कभी एग्रेसिव होकर रिया ने कोई कदम नहीं उठाया था। फिर उसके साथ यह कैसे हो सकता था? अनिका तुरंत ही रिया के पास गई और रिया के हाथों का पल्स चेक करने लगी। जैसे ही अनिका ने रिया की पल्स महसूस की, वो चौंक गई। जैसे ही अनिका ने रिया का पल्स चेक किया, अनिका शॉक हो गई। रिया की पल्स बिल्कुल नॉर्मल थी। अब तक अनिका यह बात जान चुकी थी कि रिया बेहोश होने का नाटक कर रही थी। जैसे ही अनिका को यह पता चला, अनिका ने अपना एक हाथ अपने सर पर रख दिया और दूसरे हाथ से रिया के हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। रिया ने जवाब में अनिका का हाथ दबाते हुए उसे इशारे से कह दिया कि प्लीज मम्मी, मेरा भांडा सबके सामने मत फोड़ना। अनिका को रिया की इस हरकत पर गुस्सा तो आ रहा था, मगर जब अनिका ने देखा कि रिया अपने पलके झपकाए बिना इतनी देर तक बेहोश होने की एक्टिंग इतनी अच्छी कर रही थी कि स्कूल में मौजूद सारे लोग उस पर यकीन कर रहे थे। यहाँ तक कि खुद स्कूल का डॉक्टर भी यह नहीं कह पाया था कि रिया एक्टिंग कर रही थी। अनिका को रिया की एक्टिंग स्किल पर प्राउड फील होने लगा, मगर वह ये भी जानती थी कि रिया की इस शरारत की वजह से स्कूल मैनेजमेंट उसे बहुत बड़ी सजा भी दे सकता था। अनिका चाहकर भी रिया का भांडा सबके सामने नहीं फोड़ सकती थी। बिल्कुल दबी आवाज में किसी को सुनाई न दे, इस तरह अनिका ने रिया के कान के पास जाकर कहा, एक्टिंग बंद करो और खड़ी हो जाओ। रिया ने भी बड़े आहिस्ता अपने गले से आवाज निकालते हुए अपनी माँ को मना कर दिया। रिया का इस तरह का बिहेवियर देखकर अनिका थोड़ी हैरान हो गई। पास खड़ी टीचर ने अनिका से पूछा, आखिर यहाँ क्या हुआ था? तब पीछे खड़ी किन्नरी टीचर ने घबराकर अनिका से कहा, देखिए, पहले तो आप अपने आप को संभालिए, जल्दीबाजी में कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। डॉक्टर ने कहा ना कि रिया को कुछ नहीं हुआ, वह ठीक हो जाएगी। अनिका, जो पहले से ही काफी शांत और कुल खड़ी थी, उसने फिर से एक बार किन्नरी टीचर को पूछा, मगर कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ हुआ क्या था? किन्नरी टीचर ने सब कुछ समझाते हुए अनिका से कहा, दरअसल सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की 50वीं सालगिरह जल्दी आने वाली है। स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। सारे बच्चों के पेरेंट्स और अलग अलग फील्ड्स के फेमस पर्सनालिटीज को इनवाइट किया गया है। उसी फंक्शन में हमने बच्चों का डांस भी ऑर्गेनाइज किया था। आज रिया की स्कूल का पहला दिन था। मैंने सोचा डांस के ऑडियंस में क्यों न रिया को भी मौका दिया जाए। रिया सचमुच अच्छा डांस कर रही थी, मगर अचानक ही डांस करते हुए वह अपनी क्लासमेट मिस्का मेहरा के साथ किसी आर्गुमेंट में पड़ गई। जब अनिका ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से रो रही थी जो डांस आउटफिट पहनी हुई थी, उसे इस बात का अंदाजा लग गया कि किन्नरी टीचर मिस्का मेहरा की बात कर रही थी। अनिका छोटी बच्ची को गौर से देखने लगी। मिस्का एक बहुत ही क्यूट बच्ची थी। गहरी काली आंखें, उसके गाल लगभग सेब जैसे लाल हो गए थे रो रो कर। आर्गुमेंट को हुए काफी टाइम बीत चुका था, मगर मिस्का ने अब तक रोना बंद नहीं किया था। उसकी पीठ थपथपा रही डांस टीचर अचानक ही अनिका को देखकर खड़ी हो गई। अनिका को एक एटीट्यूड भरा लुक देकर उस डांस टीचर ने अनिका से कहा, मेरा नाम सिमरन मेहरा है और मैं मिस्का की माँ हूँ। यह कहते हुए सिमरन मुड़कर साइड टेबल पर रखे अपने बैग के पास गई। बैग में से अपना कार्ड निकालकर उसने 2 उंगलियों के बीच में कार्ड फंसा लिया। अनिका की ओर हाथ बढ़ाकर सिमरन ने अनिका से कहा, मेरी बेटी से जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बच्ची की जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगी, जो भी खर्चा आएगा, तुम इस कार्ड में से निकाल लेना। उसका पिन नंबर मैं तुम्हें दे दूंगी और हाँ, तुम चाहो इतना पैसा इस कार्ड में से निकाल सकती हो। मैं तुमसे हिसाब नहीं मांगूंगी कि बच्चे के इलाज के लिए एक्चुअल खर्च क्या हुआ था। चलो, जो कुछ भी छोटी मोटी बात हो गई उसमें तो माँ बेटी का फायदा ही हो गया, समझ लो। सिमरन के मुंह से ऐसी बात सुनकर न सिर्फ अनिका मगर आसपास खड़े सारे लोग शॉक हो गए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह डांस टीचर ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी।
तभी किंडर टीचर ने अनिका को दबी हुई आवाज में कहा, दरअसल मिस अनिका, मिसेज सिमरन मेहरा हमारी स्टूडेंट मिस्का मेहरा की मॉम है और यह हमारी खुशकिस्मती है कि इन जैसी बड़ी डांसर हमारे बच्चों को ट्रेन करने के लिए तैयार हुई हैं। मिसेज सिमरन मेहरा गोल्ड हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में रनर अप आई थी। यह लगभग 7 साल पहले की बात है। पूरे देश और दुनिया में इनका काफी नाम हो गया है। उसके बाद दिल्ली के मशहूर मेहरा परिवार के सबसे बड़े बेटे के साथ इनकी शादी हो गई और अब तो इनके खुद के कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में बल्कि न्यूयॉर्क, पेरिस और फिलाडेल्फिया में भी इनके नाम से डांस इंस्टीट्यूट चलते हैं। अनिका ने भी दबी हुई आवाज में किंडर टीचर से पूछा, मगर इस सबसे रिया का क्या लेना देना? तभी हड़बड़ाहट में टीचर ने अनिका से आगे की बात कहना शुरू किया। मिस अनिका, रिया बहुत ही स्मार्ट बच्ची है। टीचर ने सिखाया डांस बाकी बच्चों से बहुत जल्दी ग्रैप्स करने लगी थी। कुछ देर बाद मिस्का को ऐसा लगा कि रिया स्टेप ठीक से नहीं कर रही थी। बस दोनों बच्चों में आर्गुमेंट हो गई और सिमरन टीचर ने जब रिया से यह कहा कि उसे अगर डांस इवेंट में हिस्सा लेना है तो पहले डांस के बेसिक रूल्स सीखने होंगे। जब रिया को इस बात का एहसास हुआ कि टीचर ने भी मिस्का की साइड ली है तो शायद उसे इतना गुस्सा आ गया कि वह बेहोश हो गई। जैसे ही किंडर टीचर के मुंह से छोटी सी बच्ची मिस्का ने यह बात सुनी, वह रोते रोते चिल्लाकर सबसे कहने लगी, जब से वह रिया डांस करने आई थी सभी लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे। मैं सेंटर में डांस कर रही थी लेकिन फिर भी लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे। मैं इसे अपने साथ इवेंट में स्टेज पर नहीं डांस करने दूंगी। जैसे ही मिस्का ने सबके सामने यह बात कही, हॉल में मौजूद सनशाइन स्कूल के सारे स्टाफ मेंबर को शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके स्कूल की किसी बच्ची की सोच ऐसी थी, ये जानकर उनका सर शर्म से झुक गया। रिया की बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरे गाल देखकर सबको रिया पर प्यार आ रहा था और जब सबने देखा कि इतनी छोटी बच्ची इतनी जल्दी डांस के इतने मुश्किल स्टेप सीख रही थी तो सबकी नजरें रिया पर जम गई। मिस्का जो सेंटर में डांस कर रही थी उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लाइमलाइट उसकी जगह कॉर्नर में डांस कर रही रिया पर जा रही थी। अब मिस्का की मम्मी सिमरन जो खुद ही डांस टीचर थी, सिमरन ने अपनी बच्ची मिस्का की साइड लेकर रिया को गलत साबित कर दिया। रिया पहले से बहुत स्मार्ट थी, वह कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देती थी। बड़ी ही शांत दिमाग से उसने अपने आप पर हो रहे इनजस्टिस से बाहर निकलने का एक रास्ता निकाला। वह अचानक ही आर्गुमेंट के बीच बेहोश हो गई ताकि सिमरन मेहरा उसे डांस इवेंट से उसी वक्त बाहर न निकाल सके। अनिका हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देने में मानती थी, मगर अनिका यह सोचकर हैरान हो जाती कि आखिर रिया के अंदर हर चीज को डील करने की इतनी पेशेंस और इतनी सूझबूझ आई कहां से थी। फिर अनिका के मन में अचानक यह ख्याल भी आया कि शायद यह क्वालिटी रिया में रोहित की वजह से आई हो। अनिका ने सोचा कि बात आगे बढ़े इससे पहले यही खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए अनिका रिया को गोद में उठाकर वहां से जाने की तैयारी करने लगी, मगर सिमरन अनिका के रास्ते में खड़ी होकर अनिका को ऊपर से नीचे देखने के बाद कहने लगी, देखो जो भी तुम्हारा नाम है मुझे नहीं पता तुम लोग किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, मगर एक छोटी सी बच्चे का इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होना अच्छी बात नहीं है। टीचर अगर किसी बच्चे को सुधारने की कोशिश करें तो वह उसके अच्छे के लिए होता है। आपके बच्चे को यह बात नहीं पता, बस जरा सी बात के लिए जोर जोर से आर्गुमेंट करने लगी और फिर गुस्सा ज्यादा आ गया तो बेहोश हो गई। अनिका यह बात जानती थी कि रिया कभी भी अपनी आवाज ऊंची नहीं करती थी। उसके पास उसकी बात मनवाने के 1000 रास्ते थे, जिनमें से एक उसने अभी अभी अपनाया था। अनिका सिमरन मेहरा को हैरान होकर देखने लगी। फिर सिमरन ने रिया की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, देखो अपनी बच्ची को इतनी कमजोर लग रही है। कमजोर शरीर, ऊपर से बॉडी में स्टिफनेस भी बहुत है। इन सब चीजों की वजह से वह अच्छी डांसर नहीं बन सकती। इसकी जगह किसी होनहार बच्चे को अगर डांस में लिया जाए तो वह उस बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और आने वाले इवेंट के लिए भी अच्छा होगा। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर मिस्का जोर जोर से ताली बजाने लगी। अचानक उसका रोना रुक गया और वह खुश होकर सबसे कहने लगी, हाँ यह बहुत अच्छा होगा, निकाल दो उसे डांस इवेंट से, निकाल दो जल्दी मम्मा। इस बात को लेकर किंडर टीचर ने घबराते हुए सिमरन से कहा, सॉरी टू इंटरफियर सिमरन, मगर रिया को डांस करते देख हमें लगा कि वह बहुत अच्छी डांसर है। सिमरन ने टीचर को बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा, क्या अच्छा लगा तुम्हें उसके डांस में? जरा मुझे भी बताओ, आप जानते क्या है डांस के बारे में? अगर जानती भी होंगी तो क्या आप यह कहने की हिम्मत करेंगे कि आपको मुझसे ज्यादा डांस के बारे में कुछ पता है?
आप बोल नहीं पाएंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में मुझसे ज्यादा डांस के बारे में कोई जानता हो। देखिए, मैं आप सबको बताती हूँ, इस बच्ची ने ना तो रिथम की सेंस है और ना तो बीट की सेंस है। दूसरे बच्चों के साथ इसका साइंस भी नहीं होता और डांस एक टीम वर्क है। इट्स जस्ट नॉट सुटेबल फॉर डांसिंग। सिमरन का यह जवाब सुनते ही अनिका ने स्पॉन्टेनियसली सिमरन से कह दिया, डोंट यू थिंक सिमरन, टीचर के बच्चों को उनकी कमजोरी से कैसे बाहर निकालना है, यह सिखाना टीचर्स का काम होता है, ना कि कमजोर बच्चों को साइडलाइन कर देना। अनिका की यह बात सुनकर सिमरन की ईगो को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। सिमरन ने अपनी मुट्ठी बंद करके बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं मेहरा खानदान की बहू हूँ। हमारे खानदान के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहती हो तो मेरे जाने के बाद यहाँ किसी से भी पूछ सकती हो। बड़े बड़े खानदानों के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं होगा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। और एक बात बता दूं, मैं जो डांसिंग इंस्टीट्यूट चलाती हूँ उसमें एडमिशन पाने के लिए भी बहुत से डांसर को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद हेवी फीस देने के बाद ही उस लड़के या लड़की को मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। और तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को यह सब कुछ मैं मुफ्त में दे दूं, बिना किसी टैलेंट के? सिमरन की बातों से अनिका एक चीज समझ चुकी थी कि सिमरन के अंदर का एटीट्यूड और उसकी अकड़ उसकी डांसिंग टैलेंट की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके खानदान के पैसों की वजह से थी। अनिका यह भी जानती थी कि कोई भी सच्चा टीचर अपने स्टूडेंट की गलतियां सुधारने के पीछे अपना ध्यान लगाता है, ना कि गलतियां निकालने में अपना ध्यान लगाता है। दरअसल आज से 6-7 साल पहले सिमरन मेहरा एक मध्यम वर्गीय घर की लड़की थी, जिसमें डांस की काफी ज्यादा प्रतिभा थी। अपने कम उम्र में डांसिंग करियर में काफी नाम जुटाने के बाद सिमरन मेहरा दिल्ली की एक डांसिंग सेंसेशन बन गई थी। कहा जाता था कि जिंदगी में वह डांसिंग सुपर गेंट कही जाने वाली श्रेया अय्यर के अलावा किसी से नहीं हारी थी। दिखने में खूबसूरत और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर सिमरन ने एक दिन मेहरा परिवार के किसी इवेंट में अपना डांस का शो प्रेजेंट किया था। उसी इवेंट के दौरान परिवार के बड़े बेटे, जिनका अभी तीसरा तलाक हुआ था, उससे सिमरन की बातचीत हुई। बातचीत शुरू होने के ठीक 2 हफ्ते बाद सिमरन ने अशोक मेहरा के साथ शादी कर ली। उसके बाद कई सारे डांसिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और विदेश में भी काफी इंस्टीट्यूट सिमरन ने 6 महीने के अंदर खोल दिए। देखते ही देखते सिमरन एक डांसिंग सेंसेशन में डांसिंग गुरु बन गई। सिमरन की बातें सुनने के बाद अनिका ने सिमरन से कहा, देखिए सिमरन, शायद डांस के बारे में तो मैं इतना नहीं जानती, मगर हाँ, टीचर के बारे में मैं यह जरूर कह सकती हूँ कि चाहे आप स्टूडेंट से कितनी भी फीस ले लीजिए, बात यह है कि फीस देने के बाद वह स्टूडेंट जब आपके पास ट्रेनिंग लेकर बाहर निकलता है, तब उसके अंदर कितना फर्क आया है, यही असली टीचर की पहचान होती है। सिमरन अनिका की बातें सुनकर तिलमिला उठी थी। उसकी आंखें और गाल दोनों लाल हो गए थे। शायद पिछले कई सालों से सिमरन ने किसी के मुंह से ऐसा करारा जवाब नहीं सुना था। सिमरन ने एक आखिरी बार सबके सामने अनिका को कह दिया, देखिए, यहाँ पर मैं डांस की टीचर हूँ और मैं डिसाइड करूंगी कि इवेंट में कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा नहीं। और जहाँ तक मुझे पता है कि मुझ जैसा ट्रेनर फिलहाल पूरी दिल्ली में कहीं नहीं, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करे। अनिका ने धीरे से मुस्कुराकर सिमरन मेहरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो ठीक है, तो फिर आपसे कोई बेहतर डांसर और आपसे कोई बेहतर ट्रेनर यह कह दे कि रिया इस डांस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लायक है, तो फिर रिया को इस इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करेगी। अनिका की यह बात सुनकर स्कूल के टीचर्स भी हैरान हो गए।